तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? और 1-2 मिनट रुकना ठीक रहेगा मुझे लगता है दीदी। और अभी सिर्फ 10-11 लोग ही ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, ठीक है भैया। दीदी शालिनी दीदी ने कुछ नोट्स बनाए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? मैंने एक प्रयास किया। उस दिन अनीता दीदी और तनी दीदी आए थे हमारी क्लास में दोपहर में, और उन्होंने बोला नोट्स भी बनाने, 4 बार पढ़ना है, एक बार फास्ट रीडिंग, एक बार स्लो रीडिंग, एक बार अपने घर में रीडिंग, और एक बार फिर चिंतन मनन करके बातचीत करनी है उसके ऊपर। अरे हमने कहा 4 टाइम रीडिंग, और फिर उन्होंने कहा नोट्स भी बनाने हैं। अरे अभी नोट्स सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, छोटा सा 1-2 पेज का बनाया मैंने, पता नहीं कैसे बना। बहुत बढ़िया। असल में यही तरीका है पठन का, और पठन से चिंतन मनन तक जाने का। तो ये तो बहुत सुंदर बात है। आपके जो नोट्स हैं, उसको या तो टाइप करके या उसकी फ़ोटो खींचकर आप ग्रुप में ज़रूर डालिए, हम पढ़ेंगे। मैंने भी यही बोला दीदी अभी। तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, क्योंकि वो रचिता बेटा की कि मेरे तो वैसे है ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए, सबकी अपनी मौलिक अभिव्यक्ति होती है, और उस मौलिकता के साथ में प्रस्तुत हुआ जाए, स्वयं का बढ़िया से ठीक-ठीक मूल्यांकन किया जाए, और सभी की अभिव्यक्ति का खूब-खूब स्वागत है दीदी, है ना? कुछ मत सोचिए। ठीक है, मैं डाल दूंगी बिल्कुल। सबको और मुझे जरूर गाइड कीजिएगा कि ये ठीक तरीका है या नहीं, मतलब ये मेरे को समझना रहेगा, है ना। जी, ज़रूर, ज़रूर। तो अरे अब लगभग हमारे ग्रुप में 17 लोग आ चुके हैं। तो अब हम क्या शुरू करें? सबकी जी दीदी सहमति है? कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। आज की शुरुआत फिर से हम सभी अपना भी स्वागत करते हैं, और परस्परता में सभी का स्वागत करते हैं। ये क्रिया हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि अस्तित्व में हर इकाई का स्वागत करती है। और ये जो स्वागत का जो भाव है, या स्वागत की जो क्रिया है, ये इसलिए है क्योंकि अस्तित्व में 2 सच्चाइयाँ हैं, एक है व्यापक और एक इकाई, ये साथ-साथ हैं। तो इकाई भी व्यापक का साथ देती है, स्वागत करती है, उसी तरह से व्यापक भी इकाई का साथ देता है, स्वागत करता है। तो ये स्वागत की क्रिया असल में अस्तित्व में है, इसलिए हर मनुष्य स्वागत भाव में, मानव चेतना में होता ही है। अभिभाषा रूप में है, और धीरे-धीरे हम उस भाव में निरंतर बने ही रहेंगे। आज की शुरुआत मैं, बाबा जी ने जो ये विकल्प दिया है मानव जाति के लिए, उस विकल्प का जो प्राकथन है, उसको मैं पढ़ रही थी। मेरा भी ध्यान उस पर बार-बार जाता है, और आप भी हो सकता है पढ़े हों। तो आज उस प्राकथन से हम शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बाद विधिवत जैसा हमने सोचा था, एक-एक 28, 29, 30, 31, 32 इन पन्नों को पढ़ते चलेंगे। जिनकी भी जिज्ञासाएँ हों, वो उसको तभी-तभी रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दे पाएँ। तो मैं विकल्प, ये जो पहली किताब बाबा जी हमेशा कहते हैं कि इसको अध्ययन करो, तो उस विकल्प के प्राकथन से आज मैं शुरू कर रही हूँ। प्राकथन। मानव बंधुओं, अभी तक विगत से चली आई ईश्वरवाद और भौतिकवाद की नजरिया से मानव का अध्ययन संपन्न नहीं हुआ। यह सूचना देते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि विकल्प अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में से के लिए मानव का अध्ययन संभव हो गया है। इस विकल्प में आपको अवगत कराने का प्रयत्न है कि मानव का अध्ययन
मानव चेतना सम्मत मूल्य शिक्षा विधि से सर्व सुलभ होने का सभी निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण संपन्न हो चुका है। ऐसे केंद्र में से एक अभ्युदय संस्थान छत्तीसगढ़ की सीमा में कार्यरत है। इस सूचना में यह भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर्व मानव समझदार, न्यायपूर्वक जी सकता है। हर समझदार परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। यह शिक्षा विधि से सर्व सुलभ होने की व्यवस्था है। आप अपने सद्विवेक से प्रस्तुत सूचनाओं से अवगत होंगे, यही विश्वास है। आपका ए नागराज, प्रणेता, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, भजनाश्रम अमरकंटक, जिला शहडोल। तो कुल मिलाकर हम सब इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, और उस पृथ्वी में हम जैसे लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें मानव का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। और जिन्होंने मानव का अध्ययन कर लिया, उनका विश्वास है कि हर व्यक्ति समझदार हो सकता है और हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है अध्ययन विधि से। तो इसके साथ अब हम पन्नों को शुरू करते हैं। जीवन विद्या एक परिचय। तो इसको पढ़ने के लिए एक एक भाई जी, बहन जी, एक एक पन्ने, एक एक व्यक्ति पढ़ते जाएंगे। इस तरह से हर बार की गोष्ठी में नए भाई बहनों को अवसर मिलता रहेगा और हर भाई बहनों को ये अवसर मिल पाएगा। बढ़िया जी। तो है ना, मैं आज यहाँ से मैं नाम लेती हूँ। या अचल बेटा जी, मैं सोच रही हूँ अचल भाई आप इसको कर लें ताकि आपको ध्यान भी रहे। अगर बाई चांस कोई मिस भी हो गया है तो कोई मिस ना हो जाए। तो आप एक एक भाई, है ना, भाई बहन इनके रेशो में, समान अनुपात में आप नाम लीजिए, एक बहन का एक भाई का, और वो साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है दीदी। तो अपन भारती दीदी से स्टार्ट कर सकते हैं। भारती दीदी आप ऑनलाइन है ना? जी भैया नमस्ते। नमस्ते दीदी। तो दीदी पहला पेज आप ले लीजिए। कौन से पेज से पढ़ना है भैया? दीदी पेज नंबर 28 से पढ़ना है। आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो आप उसके साथ भी पढ़ सकती हैं। 28 पेज से? हाँ ठीक है भैया, शुरू करूँ भैया फिर? जी दीदी। हेलो। हाँ दीदी बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए। हम सबके साथ ही सुख पूर्वक जी सकते हैं, अकेले कोई होता नहीं, ये सिद्धांत निकलता है। इस धरती के संबंध को छोड़कर कोई मानव सुखी होने का प्रयत्न करे तो हो नहीं सकता। पानी से संबंध छोड़कर सुखी कोई हो नहीं सकता। किन्हीं भी चीजों के संबंध को छोड़कर हम सुखी नहीं हो सकते। तो जीवन संबंध को छोड़कर कैसे जियोगे? कैसे यांत्रिक हो जाएगा और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पाएगा? आप ही सोचो, ये कैसे हो सकता है? हम बाजार में जाते हैं, सब्जी, अनाज, सोना, लोहा सबका भाव पूछते हैं। उस भाव का दृष्टा कौन है? मानव ही होता है। जब सबका भाव है तो मानव का भी भाव होगा। मानव का भाव पता लगाना ही आवश्यकता रही है। उसको छोड़कर सबका भाव पकड़ लिया, जिनसे लाभ अवसर बना उन सभी भावों को पकड़ लिया। जबकि मानव का भाव मूल्य समझ ले तो लाभ हानि से मुक्त हो जाएंगे। मानव मूल्य समझने से, जीवन मूल्य समझने से, स्थापित मूल्य समझने से, शिष्ट मूल्य समझने से हमको लाभ हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है। तब उपयोगिता मूल्य पर जीना होता ही है, जिससे धरती की छाती का कितना बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। लाभ हानि के चक्कर में आदमी न तो अपने को बचाता है, पराया तो बचाना ही नहीं। लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल चकनाचूर। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है कि मानव मूल्य को समझने में सहज होता है। उसके पहले ये होने वाला नहीं।
हम बहुत बहुत सिर फूटे हैं, किंतु कुछ सुधार हुआ नहीं। इसकी गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ, और पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवादी है। इसलिए तो लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मानव को अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता है, मानव मूल्य को निर्वाह करने की आवश्यकता है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आने से, और मानवतापूर्ण आचरण में विश्वास होने से। मानव मूल्य चरितार्थ होता है, इसी का नाम है समझदारी। जी भैया, हो गया एक पेज। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुंदर। तो इसमें अभी किसी को कोई जिज्ञासा है क्या? तो इसमें कोई जिज्ञासा नहीं दिख रही है तो हम दीदी जी नहीं, दीदी मेरी है यहाँ पर, जैसे भाव का जो मतलब है कि भाई सब्जी अनाज सोना लोहा सबका हम भाव पूछते हैं और उसका भाव पकड़ लिया, लेकिन मानव का भाव पता लगाना ही आवश्यकता रही है। जी यहाँ पर मतलब दीदी भाव जो मूल्यों से रिलेटेड किया हुआ ना इनको, की जो मूल्य है, जिनको मूल्यांकन करना है मूल्यों को। जी जी हाँ, उसी की बात है। भाव मतलब उपयोगिता। तो अभी हमने एक भाषा के रूप में सभी चीज का भाव पर हम बात करते हैं, पर भाव भाषा के रूप में देखते तो आलू में भी लाभ और हानि ही है। लाभ और हानि को देखते हैं, पर भाषा देते हैं भाव क्या है। तो उपयोगिता मनुष्य न मनुष्य की पहचान पाया है, न मनुष्य ने और भी किसी वस्तु की पहचान पाया है। तो ये लाभ हानि का जो चक्कर है, इसमें मनुष्य धरती को भी घायल किया, मनुष्य को भी घायल किया, अपने हर संबंध को घायल किया, खुद को भी घायल किया। तो ये एक अवसर है अध्ययन विधि से हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो चेतना में विकास तभी आएगा जब हम मूल्यों का अध्ययन करेंगे। मूल्य अर्थात उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। जब हर वस्तु उपयोगी है तो लाभ हानि का चक्कर ही कैसा। फिर हर वस्तु उपयोगिता है तो मेरी पहचान दिखावे से या लाभ और हानि से नहीं है, मेरी पहचान है मेरी उपयोगिता। तो इसी तरह से हर वस्तु की पहचान अभी या तो लाभ है या तो हानि है या तो दिखावा है, पर उसकी उपयोगिता से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। और उसी बात को बाबा जी यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं। ठीक है दीदी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट पेज में। अ, दीदी थोड़ा सा मतलब यही है कि जैसे जो एक ये लिखा है कि लाभ हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है, मतलब कुल मिला के जैसे अभी हम उनको सिर्फ लाभ हानि के रूप में ही देखते हैं जब उसका भाव मतलब कीमत तय करते हैं या कुछ, लेकिन जब उसकी उपयोगिता महत्व आ जाएगी कि ये क्यों जरूरी है या क्या है, तो उसके बाद वो लाभ हानि से अलग हो जाएगा मैटर। जी भैया, अभी पूरे समाज में देखिए शादी कैसे होती है। जहाँ ज्यादा लाभ मिल रहा है वहीं पे होती है, जहाँ हानि है वहां पे नहीं होती। लड़के का बैंक बैलेंस या जी लड़के का पढ़ाई, लड़की का सुंदर होना और लड़की का पढ़ाई क्यों देखते हैं? क्या लाभ हानि हम देख रहे हैं? हम कहीं ना कहीं कुछ भी भाषा बोलो लाभ ही देख रहे हैं। इतनी पढ़ी लिखी लड़की जी चाहिए क्यों? और इतना पढ़ा लिखा लड़का आपको क्यों चाहिए? जीने के लिए समझदारी वाला भाग, क्या वो कितना अच्छा जी सकता है, ये वाला भाग कहाँ है? एक तो ये बात, जब किसी बच्चे से हम मिलते हैं तो बोलते हैं बेटा जी आपका आप स्कूल जाते हैं? अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, कितना नंबर आता है ना? बड़े होकर क्या बनोगे? क्या पूछ रहे हैं? हम पूरा लाभ हानि का बात कर रहे हैं बच्चों से। अच्छा, कैसे जियोगे बेटा? आज खुश हो ना? मैं आप खुश रहो इसके लिए मैं और क्या करूं, क्या सहयोग करूं? ये है लाभ हानि मुक्त विधि से बातचीत। तो शादी हो चाहे जन्मदिन हो, अभी कम ज्यादा में हमारा पूरा लाभ हानि का ही है।
मैंने आपको दाल दिया। अभी विनिमय भी कैसे शुरू हुआ था, जैसे भारतवर्ष में विनिमय व्यवस्था लोग कहते थी, मध्यस्थ दर्शन में वही बात कह रहे हैं, बिल्कुल वो बात नहीं कह रहे हैं। एक जो विनिमय व्यवस्था की बात कहते हैं कि धान के बदले में सोना, ये क्या विनिमय है? धान के बदले में आलू, ये क्या विनिमय है? जिस दिन न्याय समझ में आएगा उस दिन न्याय पूर्वक विनिमय होगा। आप अपने बच्चे को कुछ खिलाते हो, बदले की क्या अपेक्षा रखते हो भाई? वहां तो समर्पण ही समर्पण है। तो समर्पण विधि से विनिमय होता है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ अभी थोड़ी देर के लिए जीते हैं, लंबे समय तक तो वहां पे भी लाभ हानि है। बच्चे अच्छा नंबर नहीं लाए, अच्छी शिष्टता पूर्वक नहीं रहते, हमारा आज्ञा पालन नहीं करते, वो सब हमारा लाभ है। अगर हमें हानि होती है तो हम अलग तरीके का हमारा दुर्व्यवहार चालू हो जाता है। तो अभी पूरा कम ज्यादा यही चल रहा है, उपयोगिता विधि से देखने की दृष्टि नहीं आई है, क्योंकि मानवीय शिक्षा की उपलब्धता परंपरा दर परंपरा नहीं रही है और इसके होने की आवश्यकता है। मुझे इसमें कुछ कहना है दीदी कि ये जो आपने संवाद वाली बात की, ये बहुत ही सुंदर थी। सच में हमें संवाद करना नहीं आता, तो बीच बीच में ये प्लीज आप जोड़ते रहिए ताकि हमको ये भी थोड़ा सा एस्पेक्ट हमारा बढ़ता है ना? थैंक यू। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि हम जीने को छोड़कर बाकी सारी बातें करते हैं। अच्छा, कैसे जी रहे हो बेटा जी? हम या तो उसके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, पत्नी से काम की बात करेंगे, पति से बाजार जाने की बात करेंगे, माता पिता से अपनी थोड़ी दुख की बात कर देते हैं, और थोड़ा बैंक बैलेंस की। एक जनरल हमारे बीच में कार्य को लेकर, जिंदा रहने को लेकर ही बात है। कितना खाना खाए, क्या खाना खाए, यही हमारे बीच में बातचीत है। सुबह उठ के अच्छा आज हम लोग खुशहाली पूर्वक ये करेंगे। अच्छा, खुश हो कि नहीं हो, तो जीने वाला जो एक भाग है, हर मनुष्य सुख ही चाहता है। पर एक मिनट भी हम अपने घर वालों से ये नहीं पूछ पाते आज का दिन सुखपूर्वक बीता है ना? ये कार्य जो आप करिए सुखपूर्वक रहा? पति बाहर से आ रहा है, पत्नी काम कर रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पर सुख के लिए हमारे पास कोई बातचीत ही नहीं है। आज सुखी हो कि नहीं हो? इवन हम जब अपने साथ बैठते हैं तो हम अपना मूल्यांकन भी अपने कार्य के आधार पर करते हैं। अच्छा, आज ये टाइम से हो गया, मैंने टाइम पे उठा, टाइम पे खाया, टाइम पे काम किया, मैं आज सुखी हुआ कि नहीं? आज मुझे जीवन की तृप्ति मिली कि नहीं? वो तृप्ति नहीं होती तो सपने में भी भूत आते। सपने कैसे आते हैं मनुष्य को? यही हानि वाले डराते हैं, लाभ वाले अच्छे लगते हैं। तो सुख की अगर हम अपने से बातचीत करें, अपनों से बातचीत करें, तो निश्चित रूप से एक मूल्य, जिसको हम मूल्य कह रहे हैं, उसको हम थोड़ा टच तो जरूर कर पाएंगे। थैंक यू, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे चले। ठीक है, अचल बेटा, अब किन्हीं और भाई जी का नाम लीजिए। जी दीदी। तो भैया ये को एग्जिस्टेंस आपने लिखा हुआ यूजर नेम, मैं आपका नाम भूल गया, सॉरी। तो आप पढ़ सकते हैं अगला पेज? उनका नाम ये है। जी भैया, एक बार वापस से बोलिए, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है कि भैया? आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? जी अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है ना? जी, तो पेज 29 से आप पढ़ना चालू कर दीजिए भैया। हाँ भैया, डिस्प्ले कीजिएगा। मानव मूल्य जब चरित्र करना शुरू करते हैं, तभी हम सभी सभी तरह नाम परंपरागत होते हैं, जब किसी न किसी आवाज बराबर नहीं आ उन्माद रही है से भैया। जकड़े रहते हैं। नहीं आ रही है? भैया थोड़ा किसी और को बोल दीजिएगा भैया, थोड़ा सा इधर।
जी जी, तो मैं एक काम करता हूँ, दीपक भैया आप ऑनलाइन है? दीपक भैया 29 नंबर पेज आप ले लीजिए। जी भैया, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? एकदम स्पष्ट आ रही है भैया। जी। मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करना शुरू करते हैं, तभी हम सही करने में समर्थ, निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं। जब तक किसी न किसी उन्माद से जकड़े रहते हैं और हमको सही करने का कोई रास्ता नहीं मिलता नहीं। समझदार होने के लिए जीवन को समझना तथा सह अस्तित्व में मानव अपने आचरण को समझना है। यही जीवन विद्या है। विद्या का दो भाग है, जीवन ज्ञान और सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान। इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। जीवन ही है। जीवन ज्ञान का मतलब जीवन को समझने की प्रक्रिया है। जीवन ही जब अस्तित्व को समझता है, इस प्रक्रिया को अस्तित्व दर्शन कहा। सभी जीवन समान हैं। सारे मानवों में जीवन एक समान है। समानता की बात कैसे आ गई? जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, अस्तित्व को समझने की विधि में, सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में यह आया कि सभी जीवन समान हैं। समझने की व्यवस्था शरीर में कहीं भी हाथ पैर, कान नाक, चक्षु, मेधस, हृदय कहीं भी नहीं है। यह व्यवस्था जीवन में ही है। जीवन ही जीवन को और सह अस्तित्व को समझने वाली वस्तु है, और दूसरा कोई समझेगा नहीं। इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मानव समझदारी व्यक्त करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होना जरूरी है। यह केवल शरीर या केवल जीवन रहने पर नहीं होगा। प्रमाणित करने का केंद्र बिंदु हुआ जीवन में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। यही समझदारी की सार्थकता है। हम तब व्यवस्था में जीना ही चाहते हैं। ये प्रक्रिया जीवन सहज ही है। ये कोई क्या है भैया, नीचे करेंगे? हाँ। यह कोई लादने वाली चीज नहीं है। सह अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व है। कोई सत्ता व्यापक में संप्रकृति डूबी भीगी घिरी प्रकृति ही संपूर्ण अस्तित्व है। प्रकृति अपने में एक एक गिनने योग्य वस्तु है। गिनने वाला मानव है। ये गिनने योग्य वस्तु प्रकृति में जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति सब हैं। छोटा सा सूत्र है, समझदारी से मानव सुखी, ना समझी अर्थात जीव चेतना में जीता हुआ मानव दुखी। 29 पेज हो गया भैया? जी भैया, बहुत ही सुंदर। जी, बहुत बढ़िया, खूब सुंदर रीडिंग। तो इसमें किसी की कोई जिज्ञासा बन रही है क्या? ठीक, बहुत बढ़िया, हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। दीदी मुझे पूछना है। जी दीदी, जीवन ज्ञान और सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। इसको थोड़ा सा दीदी बता देते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया। जीवन को भी जीवन ही समझता है और अस्तित्व को भी जीवन ही समझता है, इस बात को कह रहे हैं। जी दी, थैंक यू दी। जी, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं 30 नंबर पन्ने पे। हेलो। जी, हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। हाँ दीदी, मेरा सवाल यह है कि जैसे इसमें बोले हैं कि जीवन ही समझता है, तो वो जीवन समझता है मतलब किस तरह से, ये थोड़ा सा विस्तार चाहिए था दीदी।
जैसे अभी आप समझ रहे हैं कि शरीर का कोई हिस्सा समझ रहा मैं समझ रहा हूँ। है ना? हम जब भी समझते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, पेट में दर्द होता है तो क्या कहते हैं? पेट में मैं दर्द हो बोलते रहा हैं कि मेरा, मेरा। है ना? तो जी। ये कहीं पे हम मैं क्यों बोलते हैं, कहीं पे मेरा क्यों बोलते हैं? मैं अर्थात मेरा बोले तो जो मेरे से जुड़े हुए जो चीज है उसको मेरा बोलते हैं, हम्म, ऐसा मैं समझता जी। तो जो मैं के साथ है उसको आप मेरा कह रहे हैं, और जब हूँ। मैं कह रहे हैं तो आप मैं कह रहे हैं। उसी मैं का एक नाम है जीवन। तो है ना, जी हाथ नहीं समझता, जब भी हम समझ रहे हैं तो बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो ये मैं का नाम जीवन है। ना हाथ समझता है, ना हाथ दुखी होता है, ना पैर घुटना, शरीर का कोई भी अंग नहीं होता है ना? जी। तो जीवन जीवन में ही क्रियाएं हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये 5 अंग हैं जीवन के, जिसमें मन में चयन आस्वादन की क्रिया है, वृत्ति में तुलन विश्लेषण की क्रिया है, चित्त में चिंतन चित्रण की क्रिया है, बुद्धि में बोध और संकल्प की क्रिया है, आत्मा में अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया है। इन क्रियाओं से हम वस्तु को समझ रहे हैं। ठीक है भैया? हाँ दीदी जी। जी। हाँ जी, ये बात तो क्लियर हो गई। एक बात और थी कि जैसे यहाँ पे एक सब बात है कि जीवन ही जीवन की ओर सहअस्तित्व को समझने की वस्तु है। तो मेरा लाइन ये है कि जैसे जीवन अपना है, जीवन मरता नहीं है, ये आपने पिछले पाठ में बताया था। हम्म। तो ये जीवन मरता नहीं है, तो कहने का मतलब है कि हमारी जो जीवन मतलब आत्मा कह सकते हैं इसको अपन जीवन को, और जो आत्मा निकलेगी मतलब वो हमारी जागृत आत्मा रहेगी फिर। और जागृत आत्मा को इतनी कैपेसिटी रहेगी कि वो अपने हिसाब से शरीर का चयन करे। अगर ऐसा है तो फिर वो अपने जानवर शरीर का ही क्यों चयन करेगा, मानव शरीर का क्यों चयन ना करे। जी, आपका प्रश्न हो गया भैया? जी जी दीदी जी। जी। तो भैया जीवन मतलब, जीवन अमर इकाई है। मतलब अमर जब कह रहे हैं तो अभी आपको पहले बताया, आपने बोला जीवन मतलब आत्मा। तो जीवन मतलब आत्मा नहीं है। जीवन के 5 अंग हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। तो 4 परिवेश हैं और मध्यांश में आत्मा है। जिस तरीके से हर परमाणु के परिवेश होते हैं, उसी तरीके से जीवन एक परमाणु है जिसके 4 परिवेश होते हैं। हाँ, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि। और जो मध्यांश में है, जैसे हर परमाणु का एक मध्यांश होता है, जीवन भी एक परमाणु है, उसका मध्यांश है, उसको हम कह रहे हैं आत्मा। पहली तो ये बात, जीवन आत्मा नहीं है, जीवन में आत्मा एक भाग है। दूसरा, अगर जीवन ही समझता है, समझने के बाद वो समझ स्थापित होती है, और जागृत होने के बाद अ, अ, मनुष्य जीव शरीर लेगा ही नहीं। ये तो भ्रमित स्थिति की बात है। क्यों? क्योंकि लाभ हानि विधि से चयन हो रहा है शरीर का, इसीलिए मनुष्य ऐसे भी सोच लेता है। लेकिन जब जागृत मनुष्य है, वो ऐसे नहीं सोचते। जागृत मनुष्य तो हर वस्तु की उपयोगिता के साथ जी रहे हैं ना। शरीर क्यों लिया है? क्योंकि लक्ष्य को पूरा करना है, या लक्ष्य का परंपरा बनाना है। अगर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है तो वो पूरी धरती में भी तो परंपरा बनाना है। तो उस विधि से जागृत जीवन चयन करता है। ये जीव शरीर लेने वाली बात भ्रमित जीवन में होती है। धन्यवाद दीदी जी, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ। जी जी। दीदी जी एक पूछना था, मतलब अभी एक बेटा जी की क्लास में था कि जो सह अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व है, क्योंकि सस्ता व्यापक में समकृत संप्रकृत डूबी और भीगी कैसे होता है ये समझ में नहीं आया मुझे। मतलब घिरा है समझ में आता है, लेकिन डूबी और भीगी कैसा अच्छा है ये समझ में नहीं आ रहा। जी। जी,
अभी आपके जो बेटा जी अध्ययन कर रहे हैं उसकी मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें डूबा भीगा गिरा बहुत अच्छा बताया है, पर फिर भी अभी जी अपन उसको कर लेते हैं। ये जो डूबा भीगा टॉपिक है, क्या हम इसको कर लें? हाँ ठीक है। जी क्या? ये एक जी बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि जैसे कक्षा 5 पे अपने बच्चे थे, इसमें मैं बस हल्का सा आपको अभी रखती हूँ। और संपृक्तता एक मूल मुद्दा है क्योंकि अभी तक ये है कि कोई इस धरती को चलाता है, और बाबा जी ने जो अस्तित्व को देखा तो देख रहे हैं कि कोई नहीं चलाता। जिस एक वस्तु को हम व्यापक, ईश्वर, ऊर्जा, परमात्मा, निरपेक्ष ऊर्जा, पूर्ण, ऐसे सभी नामों से बुलाते हैं, तो वो वस्तु और इकाई, इकाई मतलब जिसको हम एक एक करके गिन पाते हैं, जो 6 ओर से घिरी हुई है, जी जी उसको हम कह रहे इकाई। तो ये दोनों साथ साथ है, मतलब एकदम निमग्न है, जिसे बोलते हैं ना एक हो गए। जब कभी हम अपने किसी भाव में अपने किसी संबंधी के साथ होते हैं, अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो कभी हम संवेदनशीलता में से निमग्न हो जाते हैं, बोलते लगता है एकदम एक हो गए हम। तो वही चीज को बाबा जी कह रहे हैं, जो निमग्न हो चुके हैं उसको एक नाम दिए संपृक्तता। तो हर इकाई, ये पूरा जो व्यापक वस्तु कैसा है, सर्वत्र एक सा विद्यमान है, सब जगह जी फैला हुआ है, इसलिए जी हर इकाई इस पे डूबी हुई है ना। जैसे एक जी। पत्थर को अगर पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, और हम्म। सभी जगह है ये पूर्ण वस्तु। तो हम उसी से घिरे हुए हैं। घिरे हुए कैसे? वो आप क्लास में अटेंड किए ही थे, क्योंकि किसी भी वस्तु का आकार दिखता है ना। किसी जी भी जी वस्तु का आकार क्यों दिखता है? जी। क्योंकि वो हाँ खाली स्थान तो से घिरा हुआ खालिस्तान है, है। घिरा हुआ है इसलिए। अब हम, है ना, अब हम कह रहे हैं ये खालिस्तान में भीगा भी हुआ है, मतलब एकदम विभोर हो चुका है। उसको हम ऐसे देख रहे हैं जैसे भीगा हुआ को हम ऊर्जा से देखते हैं ना। जैसे मैं बच्चों को जो एग्जाम्पल दी थी कि अगर हम देखते हैं हम कभी दुखी हैं तो हमको मम्मी जी प्यार करती है ना, खूब ऊर्जित कर देती, तो प्यार से हमें कैसा लगता है, हम ऊर्जित हो गए। हम बड़ों के लिए कैसा होता है, कोई समझ आई हमें बात तो हम ऊर्जित लगते हैं। पर ये जो ऊर्जा संपन्नता की स्थिति है, मैं निरंतर ऊर्जा का स्रोत मुझ में बना हुआ है, ये जी एनर्जी का स्रोत कभी खत्म ही नहीं होता। कितना भी सोच लूं, है ना, कितना भी समझ लूं, और की ताकत बनी ही रहती है। तो ये ऊर्जा है, ऊर्जा की जो संपन्नता है ना, बल जी की जी संपन्नता है। तो आदमी कितना भी रोगी हो, वो अपने जी आत्मबल से जिंदा रहता है, अपने मनोबल से जिंदा रहता है। जी तो जी। ये जो बल है, ये इसको हम भीगे हुए के रूप में देखते हैं, है ना। अच्छा तो ठीक है। ये छोटी सी बात है, ये संपृक्तता एक हम जब अध्ययन बिंदु करेंगे तो इसका पहला बात यही रहेगा, हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा ठीक है दीदी जी लेकिन ठीक है। जी। दीदी मेरे को थोड़ा सा एक चीज समझना था। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी जी भाई जी। दीदी जैसे अभी आपने बोला कि जीवन और आत्मा अलग अलग है, तो अभी तक मैं नहीं नहीं, जीवन में आत्मा है। जीवन में आत्मा है। हाँ, क्योंकि जैसे दीदी बोले थे कि हाँ जीवन और हाँ। शरीर का जो संयुक्त रूप है वो मानव है, और तो जो आत्मा जी। अगर किसी शरीर के अंदर होती है तो उस शरीर का चयन जो आत्मा जीवन के अंदर जो आत्मा है, मतलब वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा दीदी कि जीवन ही आत्मा को भी जीवन चलाता है, बोल सकते हैं? भैया जीवन के 5 भाग या और हैं। जैसे हम अभी क्या करते हैं, मन, मेरा मन ना ऐसे करता है आज मैं डोसा खाऊं। अच्छा, मन बोलने से हम क्या बोल रहे हैं, हम मेधस तंत्र को अभी मन बोलते हैं, दिमाग जिसको कहते हैं। जी अच्छा, बुद्धि लगाओ बेटा थोड़ा। जब हम बुद्धि कह रहे हैं तो भी हम मेधस तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी अच्छा, फिर हम कुछ सोचते हैं, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो आप
कोई कल्पना करते हैं, कल्पना से कोई चित्र बनते हैं। जी तो क्या सोचते हैं ये चित्र कहाँ बन रहे हैं? दिमाग में ही बन रहे हैं। तो अभी की पूरी स्टडी से हमें ये मिला है कि जो कुछ करता है वो दिमाग करता है, मेधस तंत्र। जी पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने उस पूरे मेधस तंत्र को देखा है कि मेधस तंत्र में एक, उसकी भी बात आगे आएगी ही, मेधस तंत्र में एक एक रस है ना। बाबा जी बोलते हैं मेधस, ये एक जो एक हमारा ऊपर का पोर्शन जैसे खाली है, उस मेधस तंत्र में जीवन अपने संकेत को छोड़ता है और वहां से जो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो जो तंतुएं हैं वो उसको रिसीव करके शरीर तक पहुंचाती हैं। तो मेधस का जो रोल है वो एक ट्रांसमीटर जैसे है, को लेना और शरीर तक पहुंचाना। तो ये जो मन सोचता है ये कहाँ है, शरीर में कि जीवन में? अब शरीर में तो मन कहीं दिख नहीं रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? जब किसी व्यक्ति के पुनर्जन्म होता है, जैसे कई लोग को पिछला जन्म याद होता है, तो उसको पिछला जन्म याद कैसे होता है? भाई शरीर तो उसका मर गया, उसके साथ उसका मेधस भी मर गया, याद कैसे रहता है पिछला जन्म? तो अपन उस बात को देखते हैं कि जीवन में ये जो मन बोल रहे हैं ये भी जीवन का ही भाग है ना। वृत्ति है, ये भी जीवन का भाग है। चित्त, बुद्धि सॉरी, ये सब जीवन के ही अंग है। जी भैया। ठीक है भैया। बहुत ठीक। दीदी लेकिन वो तो उसको अपन आत्मा हाँ और जीवन को कैसे कैसे अलग मतलब समझ पाएंगे, वो अभी थोड़ा सा वो भी नहीं क्लियर हो पाया दीदी मेरा। हो सकता है आगे हो जाए अच्छा क्लियर। अच्छा। तो नहीं नहीं, तो अपन फिर जैसे हमारे जिस दिन वो रहते हैं ना, तो जीवन क्रिया एक बार अच्छे से समझेंगे, है ना। जीवन जी जी क्रिया जब आप पूरा अच्छे से समझेंगे तो देखिए हर वस्तु को हम क्रिया से समझते हैं, है कि नहीं? हर वस्तु को, चाहे वो भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, क्रिया से ही हर वस्तु को समझते हैं। तो अगर हम जीवन को, क्रिया को नहीं समझ रहे तो जीवन को भी नहीं समझ पाते। ठीक है। जी तो ये भैया ने कुछ डाला है, हाँ ये इंग्लिश में डाल दिया है, हिंदी में भी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम एक दिन जीवन क्रिया अच्छे से करेंगे भैया, ताकि ये स्पष्ट हो कि जो हमने पिछले बार भी बाबा जी ने एक बात कही थी कि मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति को मैंने देखा और मैं चमत्कृत हो गया। तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, ये जो मध्यस्थ में आत्मा है, आत्मा का बल और आत्मा की शक्ति को देखकर मैं चमत्कृत रह गया कि ये तो आर पार समझने की क्रिया मुझ में है। मैं हर वस्तु को आर पार देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ और समझने के बाद उसको प्रमाण दे सकता हूँ, जी कर उसको प्रमाण दे सकता हूँ। ये क्रिया है मनुष्य में। ये जब जीवन का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? मनुष्य दीनता हीनता में रहता है। अरे मेरा तो भाग्य ही ऐसा था, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरी तो अब उम्र हो गई, मेरे तो बच्चे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अच्छा नहीं लिखती हूँ। ये जो सब है, या तो फिर हम क्रूर हो जाते हैं, दूसरों को शासन पूर्वक क्रूरता करने का। तो जब तक जीवन ज्ञान नहीं होगा, खुद मैं मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति संपन्न हूँ, मैं सब कुछ को समझ सकता हूँ और पूरे वैभव के साथ जी सकता हूँ। ये जब तक अपने स्टडी नहीं होगी, अपना अध्ययन नहीं होगा, तब तक कहीं हम दीनहीन होकर रहेंगे, है ना, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ रहेंगे और कहीं पर हम क्रूर होकर जिएंगे। ये दोनों ही चलता रहता है। इसलिए जीवन ज्ञान बहुत जरूरी है। इसको आगे करते हैं। ठीक है ना दी। जी जी ठीक है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे के पन्ने में। जी कुसुम जी, आप ऑनलाइन हैं तो आप ये पेज नंबर 30 ले सकते हैं क्या? कुसुम दीदी, शायद उन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही। मधु दीदी, आप ले लीजिए पेज नंबर 30।
हाँ जी भैया, हेलो। स्टार्ट करूं? हाँ बुआ, आप हाँ लिखिए ठीक, पेज 30। ठीक है। वो हाँ मैं ठीक है। सबको नमस्ते। समझदारी से मानव सुखी, ना नमस्ते। समझी अर्थात जीव चेतना में जीता हुआ मानव दुखी। अभी तक सारा संसार जूझता रहा, पहले जूझता रहा जीवों से। तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। लोग इसका भी प्रयोग किए, कुछ प्रमाण मिला नहीं, परंपरा बनी नहीं। दूसरी बार ये जूझे कि खूब वस्तु को इकट्ठा कर लो, सुविधा से सुखी हो जाओगे। उससे भी दुखी सुखी हुए नहीं। दोनों दोनों बातों से कोई सुखी नहीं हुआ। सब सोचने की बात है। इस क्रम में निकल कर आया कि समझदारी से समाधान, समाधान से सुखी। समझदारी से सही कार्य व्यवहार होता है। सही में सभी एक होते हैं, गलती में अनेक। हमारी गलती से आप समझ सहमत हो जाएं, आपकी गलती से हम समझ सहमत हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। जो गलती है तो गलती है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। सही में हम एक ही हैं, ये बात हमको समझ आ गई। सत्व समझदारी में से के लिए हमारा कल्याण प्रस्त होता है। समझदारी से ही सुखी समृद्ध होते हैं। समझदारी में वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं। समझदारी से ही परंपरा रूप में सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख के 4 चरण हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में जीना। ये 4 चीज प्रमाणित होता है कि हम सुखी हो जाते हैं। जब तक ये चारों चीजें नहीं आती, तब तक हम समझदार परंपरा में से के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम जप, तप, पूजा पाठ, योग, यज्ञ कर डाले। बहुत सारी चीजें भी इकट्ठा किए, किंतु सब लोग खुश नहीं हुए। सभी सुखी होने के लिए समझदार होना है। समझदारी सब में पहुंचाया जा सकता है। समझदारी के लिए पहला चरण है अस्तित्व को समझना। अस्तित्व 4 अवस्था में है। पहला पदार्थ अवस्था, जिसमें मिट्टी, पाषाण, मणि, धातु आदि हैं। ये सब अपने अपने आचरण में प्रमाणित है ही। दूसरी प्राणावस्था, जिसमें सभी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां हैं। ये सब भी अपने आचरणों में स्वयं प्रमाणित है। तीसरा जीवावस्था, जिसमें मानव को छोड़कर सभी जीव पक्षी आते हैं। ये सभी भी अपने स्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित है। जी भैया, 30 पेज तक हो गया है। जी दीदी, जी बहुत ही बढ़िया हो गया। बहुत सुंदर पढ़े जी। थैंक इसमें यू। किसी की जिज्ञासाएं हैं क्या? दीदी, जी स्वत्व समझदारी में से के लिए ही हमारा कल्याण प्रशस्त होता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जब भी स्व आएगा उसका मतलब स्वयं है ना, जीना। और त्व मतलब मेरा आचरण, मेरा जो है भागीदारी है। तो स्वत्व मतलब जब हम स्वयं को समझते हुए अपने आचरण में स्थिर होते हैं, उस समझदारी के लिए ही हमारा कल्याण प्रशस्त होता है। मतलब हमारा कल्याण अब शुरुआत हो जाता है, उसी बात को कह रहे हैं। तो मनुष्य ही एकमात्र वस्तु है पूरी प्रकृति में जो अपने निश्चित आचरण में नहीं है। तो अगर अपने आचरण और वो जो आचरण है व्यवस्था में भागीदारी हो पाए, तो अभी पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है, ये अपने आचरण में भी है, मतलब स्वयं में व्यवस्थित हैं और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहे हैं। तो स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, ये कैसे हो रहा है? निश्चित आचरण से।
तो केवल मनुष्य ही है जो अपने त्व में नहीं है, अपने आचरण में नहीं है, इसलिए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पाता है। तो ये कल्याण का मार्ग अस्तित्व विधि से सभी मानव के लिए है ही, उसको बाबा जी बता रहे हैं। जी 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 दीदी जी, ये सुख के 4 चरण बताए हैं। जी, सुख के 4 चरण है: समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व में जीना। ये 4 चीज प्रमाणित होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। ये कितना समय लगता है प्रमाणित होने में? बढ़िया प्रश्न है भैया, हम भी इसी तलाश में ही हैं। तो भैया इसमें समय का ना कोई बात नहीं है। मैंने पिछली बार अपनी एक शेयरिंग में कहा था कि जब मैं जी, बाबा जी से पहली बार मिली तो बाबा जी से पूछा कि मैं सब अध्ययन करना चाहती हूँ बाबा जी, पर मैं कर नहीं पाती, आपने जो लिखा है वो बहुत कठिन है। तो मेरी ओर देखकर बोले, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? जी, तो हमारी बोलती बंद हो गई। तो असल में कुल मिलाकर बाबा जी है ना यही कहना चाहते हैं कि हम सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी जिस दिन ये बन गई उस दिन दिल्ली दूर नहीं है। जी, तो है ना बाबा जी बोलते हैं मैंने तो 30 वर्ष लगाया, तुम 30 दिन तो निकालो, 30 मिनट तो निकालो, तो वो भी अपन से नहीं हो पाता है। जी, जिस दिन वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुई तो उस दिन हम लोगों ने जहाँ से हम लोगों ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देखा तो लगा भैया बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत टाइम टेकिंग चीज भी नहीं है, लेकिन हाँ जी, एक समय समझने में एक उम्र के अनुसार एक क्रम समय लगता है। जैसे अभी हमारी बहन जी ने कहा कि मैं उसको पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं हम जी, वो जो लिखे हैं अपनी अभिव्यक्ति को पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना एक अवमूल्यन कर लेते हैं, कहीं ठीक ठीक हम मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं किसी भी उम्र में समझ सकती हूँ, और ये जो अभिव्यक्ति है ये मेरी ये मेरे लिए है ना। तो बिल्कुल जी, आप जहाँ से शुरू करेंगे उसी क्षण से आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि जागृति के पथ पर कदम रखते ही समस्त ताप पाप है ना ये सब ध्वस्त हो जाते हैं। शाप ताप पाप, भूत की पीड़ा, जी, भविष्य की चिंता, वर्तमान से विरोध, सभी शांत हो जाते हैं और हम सॉल्यूशन की फैक्ट्री बन जाते हैं। आवश्यकता से अधिक होने का भाव है समृद्धि, और वो उत्पादन और सेवा से ही आता है। हम कितना जी, नोट जमा कर लें, कितनी वस्तु इकट्ठा कर लें, इससे समृद्धि आता ही नहीं है। जी, और इसी तरीके से अभय और सहस्त्र है। जी, ठीक है ठीक, भैया। ठीक है। जी जी जी, तो तो आगे के पेज ठीक में है जी तो आगे के पेज में मैं ये कह रहा था कि कल्पित भैया आप ले लीजिए पेज नंबर 31, और फिर मधु दीदी आप पेज नंबर 32 ले लीजिएगा। हाँ, कल्पित भैया पेज 31 से आप चालू कर सकते हैं। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आ रही है आपकी आवाज। चौथा ज्ञान अवस्था है जिसमें मानव ही है, जिसका व्यवस्था होने में अभी प्रतीक्षा है। अब सोचिए, सबसे विकसित अवस्था सबसे पीछे है। क्या मतलब है इसका? कि नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारा चरित्र भी विकसित के रूप में होने की आवश्यकता है। आचरण के रूप में हर वस्तु अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा। यह एक सूत्र मिलता है। इस सूत्र को हम आप सबको जांचना ही है। जांचने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है, उस चीज को समझ उस चीज को पहले समझना, समझकर
निर्वाह करने वाला क्या चीज है, इसको समझना, और समझकर क्या पाएंगे उसको समझना, यह मानव का पहुंच है। मानव ज्ञान अवस्था में गिनती गण्य है। ज्ञान अवस्था में गण्य होने का क्या आधार है? मानव जीव चेतना क्रम में इसको समझा हुआ समझता है, उसी ढंग से कार्य व्यवहार करता है। वह जाना नहीं रहता, तभी मानने की बात हर व्यक्ति में है, और जीव चेतना में जीते हुए हम इसको जानते हैं, ऐसा कहता है। दावे के साथ जाना नहीं रहता, माना रहता है, लेकिन बोलते समय जानता हूँ कहता है। यह व्यतिरिक्त है कि क्योंकि मानव चेतना में जीते हुए सर्व सुख के अर्थ में सत्यापित करना बनता नहीं। यही 99% भ्रमित मानव जीवन मार्ग है, जिसके फलस्वरूप परेशानियां पैदा की है और परेशानियों से ग्रस्त हुआ भी है। अब परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा हुई है, इसी इच्छा के तहत ये कार्यक्रम है। चारों अवस्था में से मानव ही समझे और समाधानित हुए बिना सुखी नहीं हो सकता। पदार्थ अवस्था परिणामानुसंगी विधि से नियंत्रित है, प्राण अवस्था बीजानुसंगी विधि से नियंत्रित है, जीवावस्था अवस्थानुसंगी विधि से नियंत्रित है। नियंत्रित रहने का प्रमाण ही है व्यवस्था में रहना, निश्चित आचरण में रहना। मानव को छोड़कर प्रकृति की हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है। मानव में भी निश्चित आचरण की जरूरत है। मानव संस्कारानुसंगी विधि से नियंत्रित होना है। संस्कार क्या है? विकसित चेतना रूपी समझदारी है। समझदारी का प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। हेलो, आगे और मैं नहीं, ठीक है, इसमें अब कोई क्वेश्चंस हो तो वो ले लेते हैं। हाँ दीदी जी। हाँ दीदी, इसमें एक तो ये फर्स्ट पैरा में जो है जांचने जाते हैं, तो कौन सा चीज समझने वाला है उस चीज को पहले समझना, फिर निर्वाह करने वाली क्या चीज है इसको समझना, फिर समझकर क्या पाएंगे उसको समझना, ये मानव का पहुंच है। ये 3-4 लाइन को। और दूसरा है संस्कार क्या है। ये 2 क्वेश्चन है जी। ठीक है। मानव जब भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा। जी। मानव, एक मिनट है, सॉरी। तो मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा, ये एक सूत्र मिलता है। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य जब भी प्रमाणित होगा तो अपने आचरण के अनुसार, मतलब मानव जैसे आचरण करेगा, मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये भाव में जब जिएगा तब मनुष्य की तरह आचरण करेगा। वही मनुष्य होने का प्रमाण है। ये जो सूत्र मिलता है, इस सूत्र को हम आप सबको जांचना ही है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा जी ने ये जो पूरा मध्यस्थ दर्शन की बात कही, इसमें कहीं भी नहीं कहा कि इसको मानना है। बाबा जी ने इसको प्रस्ताव रूप से दिया है कि अगर मनुष्य की आवश्यकता होगी, मनुष्य जाति की आवश्यकता होगी तो इसको स्वीकारेगा, और नहीं आवश्यकता होगी तो हो सकता आगे और अनुसंधान करना पड़े। तो एक क्रिया मनुष्य में होती है जिसको हम कह रहे हैं जांचने की क्रिया। तो वो जांचता ही है हर मनुष्य,
और बाबा जी कहते मुझे ठोक बजा के जांचो, मैंने जो लिखा है, मैंने जो जिया, इसको ठोक बजा कर जांचो, इसको मानो नहीं। तो मनुष्य उस आचरण को अगर ठोक बजा के जांचता है, तो जांचने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है उस चीज को पहले समझना। तो जब इस सूत्र को हम समझते हैं तो अपने में मतलब जीवन में की बात कर रहे हैं कि जीवन में कौन सी चीज समझने वाली है उस चीज को पहले समझना। तो अभी एक विज्ञान में जो ये कहते हैं कि शरीर समझता है ना, अभी बाबा जी कह रहे हैं कि समझने वाली जो इकाई है वो क्या है, जीवन है। और जीवन में चित्त में साक्षात्कार क्रिया से हम समझना शुरू करते हैं, जो जैसा है उसे वैसा समझना शुरू करते हैं। जैसे जैसे समझते जाते हैं वो बोध और अनुभव में पहुंचता है, और अनुभव में जो समझते हैं वो पुनः बोध और चिंतन से होते हुए योजना बनती है कि कैसे जीना है। तो समझने वाली चीज क्या है, जीवन है। और जीवन में चित्त, यहाँ से हम जो जैसा है उसको वैसा समझना शुरू करते हैं, ना अधिक समझते हैं ना कम समझते हैं। जब समझ जाते हैं तो क्या होता है, उसको कह रहे हैं हम समझदारी, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्न हो गए। उसको कह रहे हैं मेरे में समझदारी की स्थिति बन गई। समझदारी होने से क्या होता है, ईमानदारी आती है ना। उसका टेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कई लोग बोलते हैं हम तो समझ गए पर जी नहीं पाते दीदी, क्या करें। इसका मतलब समझे ही नहीं है। समझदारी आई तो ईमानदारी उसके साथ पीछे पीछे आती है। क्या ईमानदारी, निर्णय ले पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं समझदारी हम के ऐसे अकॉर्डिंग। हाँ, समझदारी के अकॉर्डिंग निर्णय ले पाते हैं। और निर्णय अगर नहीं ले पा रहे मतलब अभी जांचना पूरा नहीं हुआ, समझे नहीं समझना है। पूरा नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब समझदारी आ गई, निर्णय भी ले लिया। अब लेकिन बोलते हैं कि है ना दीदी ऐसे भी है, पर मेरे पास तो खेत नहीं है, मैं कैसे जीऊं, है ना। या फिर हम तो छोटी के आसपास नहीं रहते, हम कैसे जिए। तो बाबा जी ने यही कहा है कि पूरे अस्तित्व में हर जगह है ये ज्ञान की वस्तु, है ना, व्यापक सब जगह है, चारों अवस्थाएं सब जगह है, आप हर जगह प्रमाणित हो सकते हो। तो समझदारी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी आती है। मतलब जिम्मेदारी मतलब मुझे मेरे कर्तव्य और दायित्व की स्वीकृति हो गई। तो आप समझ भी गए, निर्णय भी ले लिए, अब मुझे मेरे बेटा जी के साथ जीना है, मुझे अपने परिवार के साथ जीना है, मुझे अपने गांव के साथ जीना है। वहां पर फिर ये नहीं होता है, फिर शिक्षा, आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी, आपने बच्चा जन्म दिया है तो उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी आप है कि दूसरे की है। आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है। तो उस कर्तव्य दायित्व को अभिभावक वहन अभी नहीं कर पाते, वो चीज अपेक्षा करते कि वो दूसरे करें। इसका मतलब जिम्मेदारी नहीं आई है ना। तो समझकर निर्वाह करने वाला क्या चीज है, इसको समझना। तो समझकर जब कर्तव्य दायित्व की स्वीकृति होती है तो आखिरी में बनता है भागीदारी। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी। तो भागीदारी करने वाला एक भाग है जो जीवन शरीर के साथ करता है। तो शरीर का केवल इतना ही भाग है निर्वाह करना, बाकी पूरा समझने का भाग, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी वाला भाग जीवन का है। तो शरीर का अब हमें समझ में आया कि शरीर का क्या प्रयोजन है, निर्वाह करने के लिए, मैं जो समझा हूं उसको जीने के लिए। और क्या है शरीर का उपयोग, है ना। तो हाँ। इतना और समझकर क्या पाएंगे उसको समझना, और समझ गए हैं तो क्या पाएंगे इसको भी समझना है। अगर जैसे आप सब अध्ययन कर रहे हैं, इतना मन लगा रहे हैं, क्या पाओगे भाई, क्या पालोगे। इसमें न धन मिलने वाला है, न पद मिलने वाला है, न डिग्री मिलने वाली है। अगर ये निश्चित नहीं है कि मैं अध्ययन से क्या पाऊंगा तो भी इस ओर चल के कुछ मिलेगा नहीं। तो यही फल है समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व। ये मिलता है फल रूप में। तो ये मानव का पहुंच है, ये मानव का पहुंच है। जी।
तो दूसरा आपका था संस्कार, है ना? जी, तो हम संस्कार को देखते हैं। देखिए, अभी मनुष्य हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, मेरा मन आए मैं वैसे करूंगा, मेरा मन आए मैं वैसे कपड़े पहनूं, चाहे जो भी है, मैं अपने मन की सुनूंगा। अभी संस्कार एक ऐसी बात को बोल रहे हैं, पूर्णता की अपेक्षा में मानव के द्वारा जो कुछ भी कृति होती है, उसका नाम है संस्कार। अभी कुछ भी जो करना है, इसका मतलब कुछ समझे नहीं, इसलिए हम कुछ भी कहते हैं, है ना? कुछ भी, ये जो शब्द है कहाँ से आता है? कुछ भी, ये जो शब्द यहाँ से आता है क्योंकि कुछ भी नहीं समझे इसलिए हम कहते हैं मैं कुछ भी कर लूं। तो जब हम समझते हैं कि हम एक, ये व्यापक का एक नाम है पूर्ण, तो मेरी क्या इच्छा है, मैं कैसे जीना चाहती हूँ, तो अभी क्या चाहते, पूर्णता की अपेक्षा है मेरी, तो मैं पूर्णता की अपेक्षा में कुछ भी बोलूं, कुछ भी शरीर से करूं, कुछ भी सोचूं, वो सब है संस्कार, पूर्णता की अपेक्षा में, है ना? तो इसके बाद दो संस्कार हैं जो बाबा जी ने बताया है, एक मनुष्य जाति संस्कार और एक मानव धर्म संस्कार। जाति संस्कार और धर्म संस्कार। तो जाति संस्कार में मुख्य रूप से कर्म का संस्कार को बताए हैं, जो 9 प्रकार के कर्म हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित। और एक है मानव धर्म संस्कार, जो है मानव धर्म सुखी होता है। तो पूर्णता की अपेक्षा में जो कुछ भी किया जाता है, पूर्णता की अपेक्षा में जो कुछ सोचा जाता है, वो सब संस्कार है। जी दीदी, कुछ कुछ समझ रही हूँ। ठीक बात है। अभी प्रोसेस ये में है। अभी हमारे ऐसे ही शब्द निकलते हैं, जो कुछ कुछ समझ रही हूँ, है ना? कुछ भी, ये जो सब है, ये अभी रहेगा। अधूरेपन, हाँ। हाँ हाँ। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन इसके पीछे अर्थ जो है, उस अर्थ से साक्षात्कार तो अभी हो रहा ही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ आभास हो रहा है कि थोड़ा, हाँ है। लेकिन हाँ। अगर हमें जो मैंने सुना उसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो नहीं कर पाऊंगी मैं। तो इसको मैं एक बस सरल तरह से बताती हूँ। समझदारी की अपेक्षा में आप जो कुछ भी सोचेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, समझदारी की अपेक्षा में, इसको लाना बहुत जरूरी है। उसको नाम दे रहे हैं संस्कार। दी कोई एग्जाम्पल, व्यवहारिक कोई एग्जाम्पल जो जी, समझदारी की जैसे अपेक्षा में वो कार्य व्यवहार। जैसे शिक्षा संस्कार की वस्तु है ना? और शिक्षा से समझदारी गायब है। शिक्षा में समझदारी का पुट ही नहीं है, शिक्षा में साक्षरता का पुट है। लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, बैठना, नाचना, गाना, है ना? तो अब ये क्या हुआ, समझदारी के अपेक्षा में, समझदारी पूर्वक जैसे हम जब बच्चों को काम कराते हैं, तो या बच्चों को जो भी व्यवहार हम सिखाते हैं, समझाते हैं, शिष्टता बताते हैं, तो वो जो जितना चीज है उसमें केवल शरीर तक उसका सीमा नहीं है। जिसे संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण, ये 4 स्तंभ पर हम इस संस्कार को प्राथमिक शिक्षा में देते हैं। तो मैंने पिछले बार एक बताया था, समझदारी की अपेक्षा में मैं बोलूं तो कैसा बोलूं, तो जी और आप लगाकर बोलते हो, वो क्या खुशबूदार चीज है, वो है संस्कार। समझदारी की अपेक्षा में मैं भाई बहन के साथ कैसे जियूं, तो एकमात्र वस्तु बनती है सहयोग, है ना? समझदारी की अपेक्षा में मैं अपने बड़ों के साथ, अपने गुरु के साथ कैसे जियूं, वो बनता है आज्ञा पालन, है ना? समझदारी की अपेक्षा में मैं शरीर के साथ और पूरे वातावरण के साथ कैसे जियूं, तो वो बनता है एक संयम, नियंत्रण, संवेदनाओं का नियंत्रण। जी। तो मेरे आहार में अभी नियंत्रण है क्या? मेरी नींद में नियंत्रण है क्या? क्या प्रजनन क्रिया में, पति पत्नी संबंधों में नियंत्रण है क्या? क्या केवल पुत्र की इच्छा से ही प्रजनन क्रिया हो रही है क्या? तो ये सब हम देते हैं समझदारी की अपेक्षा में। जो हमारे जितने एस्पेक्ट हैं जीने के,
वो कहीं अधूरापन है ना? जी जी, ठीक है, जी बढ़िया। 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 तो अब हमारा आखिरी पन्ना है, उसको ले लेते हैं। जी मधु दीदी आप ले लीजिए 32 नंबर पेज। हेलो मधु दीदी आप ऑनलाइन है ना? हाँ जी। और अभी स्टार्ट करूँ ना? जी दीदी। पेज 32। समझदार होता है तो व्यवस्था में जीता है और तब इसका आचरण मानवीयतापूर्ण होता है। जब व्यवस्था में नहीं जी पाता तो अमानवीय आचरण कहलाता है। अब मानवीय आचरण और अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है। इसके बाद हमको पता लगता है इसकी ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत होती है उसकी ओर आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस तरह मानव के जागृत होने का रास्ता बना है। जीवन ना पैदा होता है ना मरता है और शरीर रचित होता है और विरचित होता है। जीवन जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है? जीवन सहज विधि क्या है? सुखी होने का समझ एवं कार्यक्रम। सारे पशु केवल जीने की आशा करते हैं वंशानुषंगी विधि से, जबकि मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है। किंतु जब मानव वंशानुषंगी विधि से जीने जाता है तो परेशान होता है। इतनी ही बात है। इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की ज़रूरत है। इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की ज़रूरत है। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। जब मैं आपसे समझकर दूसरों को समझा पाता हूँ तभी आप प्रमाणित होते हैं। इस तरह समझदारी परंपरा के रूप में बहती है। ना समझी परंपरा में बह नहीं सकती। समझदारी की वस्तु में विविधता नहीं होती। विविधता होती है तो प्रस्तुति में। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी और सुदृढ़ होगी, प्रखर होगी। सही करने का तरीका और प्रखर होता जाता है। सही करने की सार्थकता और सुलभ होती जाती है। सर्व मानव के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए समझदारी संपन्न मानव ही परंपरा को सही ढंग से आगे पीढ़ी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट हो सकता है। आगे पीढ़ी भी संतुष्ट हो सकती है। मानव संस्कारानुसंगी इकाई है। संस्कार समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का संयुक्त रूप में वर्तमान ही होती है। चूंकि गलतियां किसी को स्वीकार नहीं है, इसलिए गलतियां संस्कार होती नहीं है। गलतियों को कोई स्वीकारता नहीं है किंतु फंसा रहता है। कोई आदमी चाहे 1000 गलती किया हुआ हो किंतु उससे वे गलतियां स्वीकृत नहीं है। अब पेज 32 कंप्लीट हो गया है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें कोई जिज्ञासाएं हैं क्या? तो लगभग हमारी जी इसमें ना मेरा एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन था कि मतलब जिसमें कहा कि समझदारी की वस्तु में विविधता नहीं होती, विविधता होती है तो प्रस्तुति में। तो दीदी मतलब इससे क्या आशय है? जी, तो बाबा जी इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग सब शिक्षा देते हैं, है ना? और बहुत सारे प्रबोधकों को आप सुनेंगे, तो मूल वस्तु हम सबकी एक ही है, सहअस्तित्व। पर जब सहअस्तित्व को एक शिक्षक पढ़ाते हैं और सहअस्तित्व को दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो उनका कहने का तरीका,
उनका उदाहरण देने का तरीका, ये सब में वेरिएशन हो सकता है ना? जैसे हम भारत में हैं, कोई इसको इंग्लैंड में भी समझा सकता है, उसकी भाषा में भी विविधता हो सकती है। और इसकी प्रस्तुति का मतलब केवल अभिव्यक्ति नहीं है, इसकी पूरी जीने की बाबा जी बात कह रहे हैं। तो हम किस देश में हो, किस दिशा में हो और किस काल में हो, ये सभी चीजें मायने रखती हैं। तो मूल रूप में वस्तु में सभी सह अस्तित्व इसी नियम को समझेंगे, ये नहीं बदलता है, ये निश्चित है। पर अगर कोई ठंडे प्रदेश में है, कोई गर्म प्रदेश में है, कोई अलग अलग भाषा के रूप में है, तो उसमें विविधता को हम देख सकते हैं। तो इसी को एक जगह बाबा जी ने लिखा भी है, मूल रूप वस्तु रूप में एक है पर समाधान रूप में अनेक हैं। तो उसको बाबा जी कह रहे हैं, जैसे समाधान रूप में हर व्यक्ति एक होता है, पर समृद्धि के लिए कोई कृषि करेगा, कोई गोपालन करेगा, कोई कपड़े बनाएगा, कोई जूते बनाएगा। तो इस तरीके से उसमें विविधता को हम देख सकते हैं। इतनी सी बात है। जी दीदी। तो दीदी ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुदृढ़ और होगी, मतलब समझदारी वैसी रहेगी पर जीना और सुदृढ़ होगा, ऐसा कुछ समझ सकते हैं? जी जी, जैसे बिल्कुल ठीक बोले हैं, सूत्र रूप में वही है, मूल वस्तु रूप में वही होगी। और जैसे आज आप जितना काम करें तो आगे आने वाले बच्चों को उतना काम नहीं करना ना, वो उसके ऊपर का काम करेंगे। तो उसकी बात है, जो अपन पहला भी आपका जो प्रश्न था कि जो एक पत्थर वाली बात थी ना, विविधता तरंगवत कैसे है, तो एक एक करके जो आते जाते हैं वो और परंपरा को और मजबूत बनाते हैं, उन्हें पीछे का काम करने की जरूरत नहीं है। जी दीदी, एकदम स्पष्ट हो गया, थैंक यू। जी बहुत बढ़िया। दीदी एक लाइन थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि जैसे जिसकी जरूरत होती है उसकी ओर आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इस तरह मानव के जागृत होने का रास्ता बना। जी, इसके ऊपर से बाबा जी इसको बहुत सुंदर से व्याख्यायित करे हैं कि जब मनुष्य व्यवस्था में नहीं जी पाता तो अमानवीय आचरण कहलाता है। अब मानवीय आचरण और अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है, इसके बाद हमको पता लगता है इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है। तो मनुष्य जब जीता है, जैसे आप हम अभी जी ही रहे हैं, तो हम देखते ही हैं कि क्या सही करे क्या गलत करे, क्या मानवीयता के पक्ष में रहा, क्या चीज अमानवीयता के पक्ष में रहा। तो ये जो सही और गलत का हम जो देख पाते हैं, उसके बाद एक मनुष्य को सुख की प्यास अपने में जगती ही है। हर मनुष्य को दुख पीड़ा देता ही है और सुख खुशहाली देता है। जितना सुख में जीते हैं उससे और ज्यादा सुख में जी पाए, इसकी प्यास हर मनुष्य में रहती ही है। तो जिसकी जरूरत होती है, तो जितनी ज्यादा प्यास है उतनी ज्यादा जरूरत है, तो उसकी और आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ही जाती है ना? तो अमानवीयता की पीड़ा भी बहुत जरूरी है और सही के लिए प्यास भी बहुत जरूरी है। इन दोनों के संतुलन में मनुष्य की जो आवश्यकता बनती है, उसके लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति बनती है कि मुझे क्या होना है, जागृत होना है, और उसका रास्ता अस्तित्व में बना ही हुआ है। उस रास्ते पे मनुष्य चुन लेता है और चलने लगता है। बढ़िया दी, थैंक यू दी। जी, आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया सोच रहे हैं, इतने बढ़िया से पूछ रहे हैं, हमें अवसर दे रहे हैं, हमें खूब खूब इसका था खत्म कर, आज भी थोड़ा अधिक हो गया है। ठीक है, दीदी नमस्ते। ठीक है, इसका नमस्ते जी दीदी, नमस्ते। मतलब नमस्ते दीदी। परिभाषाओं की क्या दीपक भैया? नमस्ते। परिभाषा की पीडीएफ है क्या?
अगर एक बार होगा ठीक तो से बोले। बड़ा क्या क्या भैया? ये परिभाषा की परिभाषा जो मीनिंग है इसके पुस्तक है ना, वो पीडीएफ में है क्या, पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ, पीडीएफ में है, हम आपको इसमें भेज देंगे, परिभाषा संहिता पीडीएफ ये भेज देंगे भैया। जी 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 जी, जी थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू दीदी, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते सबको। जी।